दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका दिन खुशी से बीते। इसी के साथ हम अपना वीडियो शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, जो नोएडा में आंदोलन चल रहा है उसमें नए नए पेच निकाले जा रहे हैं। इसमें किसका हाथ है, कौन इस आंदोलन के पीछे है। मतलब गरीबों की मजबूरियों का फ़ायदा उड़ाया जा रहा है। लक्ष्मी सिंह जो कमिश्नर हैं वो कह रही हैं कि हम इसमें देख रहे हैं कौन सोशल मीडिया पर क्या बोल रहा है। लक्ष्मी सिंह, ये तुम्हारा काम नहीं है। जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो हर गरीब को मिलनी चाहिए, ये उसका हक है। बजाय इसमें जाने में कि बाहर के मजदूर थे, बाहर के लोग भी आए थे जिन्होंने हिंसा की। हिंसा करना किसी भी मायने में गलत है और इसकी कभी भी वकालत नहीं की जा सकती। लेकिन क्या ये फैक्ट्री वालों की हिंसा नहीं है कि उनको कम पैसे देना, कम ज़्यादा घंटे काम कराना, उनकी जर्नल आवश्यकताओं की पूर्ति, नित्य आवश्यकताओं की पूर्ति जब नहीं होगी तब वे व्यक्ति कैसे शांत चित्त रह सकता है। इस बात पर क्या गौर किया? नोएडा हिंसा के मूल जड़ में भूख है, प्यास है, वो जिजीविसा है जिसको एक गरीब आदमी झेलता है। मदरसन फैक्ट्री का मालिक 300 करोड़ का मुनाफा, 3000 करोड़ का मुनाफा हर साल लेता है। इसकी बैलेंस शीट देखिए, सारी कंपनियों की बैलेंस शीट देखिए, इनके मुनाफे इतने बढ़ते जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे इस पैसे को लेकर। मैं जमशेदपुर स्टेशन गया था, जिसको टाटा नगर भी कहते हैं। वहाँ पर जमशेद जी टाटा का एक बहुत बड़ा फोटो लगा हुआ है और लिखा हुआ है कि जो चीज़ हम इस जंगल से, आदिवासियों से, लोगों से लेते हैं, ज़मीन से लेते हैं, तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि वो लौटाएं। लेकिन आज का उद्योगपति इस बात पर चर्चा न कर, सिर्फ मज़दूरों का शारीरिक शोषण भी होता है, महिलाओं का आर्थिक शोषण कर रहा है और योगी आदित्यनाथ की पुलिस इस बात की समीक्षा करने में लगी हुई है कि इसके पीछे षड्यंत्र क्या है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब आदमी को भूख लगती है, प्यास लगती है, तो उसके पीछे क्या षड्यंत्र होता है? उसके पेट की क्षुधा, उधर की भूख, उधर की भूख शांत करने के लिए हर आदमी की अपने जीवन को चलाने के लिए आवश्यकता है कि उसको भरपूर खाना मिले, भरपूर स्वास्थ्य लाभ मिले और भरपूर दवाइयाँ मिले और नित्य जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति हो। तो ये सबसे बड़ा षड्यंत्र तो देश की सरकारों का है। योगी आदित्यनाथ जैसा आदमी जो अपने को योगी कहते हैं, उनको क्या मालूम है वो एक बंदर को भी केला खिलाते हैं क्योंकि उनके पास फल रहते हैं। लेकिन क्या गरीब आदमी के पास जो 10-11 हज़ार की मजदूरी कर रहा है, उसके पास ये व्यवस्था है कि वो अच्छा भोजन पा सके? ये बीजेपी की सरकार है जिसने लोगों की पेंशन बंद की। इन IAS और IPSओं को भी भूलना नहीं चाहिए कि आपकी भी पेंशन बंद हुई। वो अलग बात है कि भ्रष्टाचार की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आप कितनी भी टट्टी खा लो, कितनी भी लैट्रिन खा लो, क्योंकि रिश्वत एक तरह की टट्टी होती है जो आदमी खाता है, स्वादिष्ट लगती है। इन लोगों से, भ्रष्टाचारी लोगों से तो जानवर अच्छे हैं
जो अपनी क्षुधा की पूर्ति के लिए, भूख के लिए 2400 घंटे लगे रहते हैं, और जब भूख शांत हो जाती है तो वो आदमियों की तरह भ्रष्टाचार नहीं करते। तो दोस्तों, ये नोएडा में जो हिंसा हुई है, ये संकेत है भारत एक बड़ी क्रांति की तरफ बढ़ रहा है। और जब पुलिस उन पर लाठी चलाएगी, गोली चलाएगी, तो कोई भी व्यक्ति क्या मार खाता रहेगा? क्या गरीब आदमी मार खाने के लिए हैं? लेकिन सरकारी संपत्ति को जलाना अपराध है, क्योंकि संपत्ति को बनाने के लिए फिर से श्रम लगेगा, पैसा लगेगा और समय भी लगेगा, तो वो काम गलत है। लेकिन हमको इस मूल जड़ में जाना है कि वास्तव में ये स्थिति क्यों उत्पन्न हुई नोएडा में। नोएडा में स्थिति उत्पन्न हुई भारत सरकार की उदासीनता की वजह से। जो मोदी 899 करोड़ अपनी यात्राओं में खर्च कर सकता है, उसमें इतना साहस नहीं कि गरीबों को उनका सही वेतन दिला सके। मैं मानता हूं, अगर कंपनी घाटे में चल रही है या कंपनी को कोई वित्तीय लाभ नहीं हो रहा है, सारे सकल मुनाफा नहीं हो रहा है, तो कंपनी बंद हो जाती है या तनख्वाह बढ़ाने में मजबूर है। लेकिन यहाँ तो मदरसन जैसी कंपनी 3000 करोड़ रुपए हर साल बचा रही है। ये सहगल जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहता है मालिक, वो इस पैसे का क्या करेगा? सोचने वाली बात है कि जिस तरह से नोएडा की औद्योगिक क्रांति को दबाने की कोशिश की गई, वो वैसा ही है जैसा कि इंग्लैंड में जब औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रहा था और लोगों को, गरीब बच्चों से चिमनियाँ साफ कराते थे, और गरीबों के बच्चे इंग्लैंड में बेचारे चिमनी साफ करते हुए फेफड़ों की बीमारी से अल्पकाल में ही कवलित हो जाते थे, मर जाते थे। तो यही हाल यहाँ है। आज कितने लोगों पर पुलिस ने लाठी बरसाई है। पुलिस वालों को ये भूलना नहीं चाहिए कि तुम्हारे भी भाई बहन सारे के सारे पुलिस में नहीं होंगे, पब्लिक में होंगे और छोटे मोटे रोजगार कर रहे होंगे। आपकी मजबूरियां हैं, पेट चलाने की मजबूरी में आप किसी भी गरीब के हाथ पैर तोड़ दोगे, उसको जेल में डाल दोगे। कानून बेरहम और अंधा होता है। कानून की आंखें नहीं होती, लेकिन कानून के बनाने वालों के तो आंखें होती हैं, उनमें तो दिमाग होता है। मैं योगी जी को चैलेंज करना चाहता हूँ, वो तो अकेले हैं, 10,000 रुपये में अपना गुजारा करें। जिस तरह की जीवन शैली वो बिताते हैं, तखत पर रहें, फ़ोनों का इस्तेमाल कम से कम करें, नहीं कर पाएंगे इसमें गुजारा। तो दोस्तों, ये क्रांति बहुत बड़ी पहल है और ज़रूर एक दिन मज़दूरों का उनका हक मिलेगा। हम सबको सड़क पर उतरने की ज़रूरत है और हम अपने पुलिस वालों से भी अपील करते हैं, इस मानवीय पहलुओं को ध्यान में रखें। आप नक्सलियों को अमित शाह सिर्फ इसलिए ख़त्म कराया जिससे कि वहाँ अभी बस्तर में जो सड़कें बनी हैं, कल ही बस्तर टाकीज के विकास तिवारी जी ने वो बताया है कि सड़क कैसे धंस रही है। यानी कि इसमें कोई शक और शक की गुंजाइश नहीं। जब नक्सली थे तो कोई भी, ये फॉरेस्ट वाला हो या प्रशासनिक अधिकारी, भ्रष्टाचार नहीं कर पाता था। अब भ्रष्टाचार का बोलबाला है और इस भ्रष्टाचार से अमित शाह के दोस्त अडानी और अंबानी पलते हैं। याद रखना चाहिए, जिस दिन देश की पब्लिक जागरूक हो गई, देश के पब्लिक के हाथों में अधिकार आ गया, फिर भी हम ये कहना चाहते हैं कि अराजकता की स्थिति उत्पन्न ना हो। हाँ, अगर अराजकता की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसमें दोष सरकारों का है, उसमें दोष नीति बनाने वालों का है कि गरीब मजदूरों को उनका पूरा वेतन क्यों नहीं मिल रहा। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह नोएडा की समस्या को उलझाया जा रहा है, कानून व्यवस्था की समस्या बताया जा रहा है, जबकि वास्तविकता ये है, ये कानून व्यवस्था की समस्या ना कर सामाजिक समस्या है। और हमारे पुलिस वाले भाई भी इस बात को समझते होंगे। ये सामाजिक असफलता है
कि हम मजदूरों को उनका हक नहीं दिला पा रहे। कानून और व्यवस्था की स्थिति तो बाद में आती है, और जब इस तरह की अराजकता हो जाती है, जहाँ मजदूर को खाना ना मिले, मजदूर को पानी ना मिले, मजदूर को दवाइयाँ ना मिले, उसका जीवन चलाने में दुरूहता आए, उसका जीवन चलाने में मुसीबतों का सामना करना पड़े, तो ये जो नोएडा में स्थिति है ये उत्पन्न होती है। और इस स्थिति उत्पन्न होने से एक समाज में एक चेतना और लहर जागती है कि हम अपने हकों को लेकर रहेंगे। और ये लड़ाई अमीर और गरीबों की लड़ाई है, ये गुंडागर्दी के खिलाफ उन मजदूरों का एक उद्घोष है जिसमें विजय निश्चित है। और ऐसे लोगों की जो पैसा बना रहे हैं और गरीबों को सता रहे हैं, उनकी पराजय निश्चित है। क्योंकि जब बहुमत एक साथ खड़ा हो जाए तो 2-4 पुलिस के वाले या 2-4 लाख पुलिस वाले भी इस बहुमत को नहीं रोक सकते। जनता की जो जन क्रांति होती है, ये जन क्रांति एक ऐसा देश को तैयार करती है जिसको आगे आने वाली पीढ़ियां याद रखती हैं। तो औद्योगिक क्रांति जो नोएडा में हुई है, ये इस बात की चेतना का परिणाम है कि अब कि किस तरह से लोग, किस तरह से पुलिस असंवेदनशील हो गई है, किस तरह से मजदूरों को उठाया जा रहा है, और ये सरकारी गुंडे पुलिस की वर्दी में किस तरह से गरीबों का हक मार रहे हैं। तो दोस्तों, ये लड़ाई लंबी है और लंबी चलेगी। जहाँ जहाँ क्रांतियाँ हुई हैं वहाँ लोगों पर जब इतना दबाव पड़ जाएगा तो हथियार भी आ जाते हैं, ताकत भी आ जाती है। हम नहीं चाहते कि देश में इस तरह की अराजकता फैले, लेकिन हमको समझना चाहिए अगर लोगों को खाना नहीं मिलेगा तो इस तरह की हिंसा होती रहेगी। हिंसा की मूल जड़ में लोगों की वो अतृप्त इच्छा है कि हम इतना मेहनत करते हैं, जो मजदूरों के हाथ से माचिस बनाना, जो मजदूर माचिस बनाते हैं, हथियार बनाते हैं, हर जगह मजदूरों का योगदान है। बिल्डिंगें बनाते हैं, आपके लिए मिसाइलें बनाते हैं, जगह जगह जाकर आपके हथियार बंदूक बनाते हैं, हर कारखाने में। इनको भी ये सरकारी मजदूर मानिए। तो ये जो नोएडा का आंदोलन था, स्वतःस्फूर्त आंदोलन था, इसमें कोई षड्यंत्र नहीं था। ये आंदोलन उस चेतना की प्रतिक्रिया थी कि जो आज गरीब और मजदूरों में जाग गई है कि हम अपना हक लेकर रहेंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम। जय हिंद। आपका दिन शुभ हो।